किसी समाज के लिए इतिहास जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें वर्तमान के लिए कई सबक छिपे होते हैं। हम कहां से आए हैं यही तय करता है कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। वर्तमान का वह अतीत है हमारा इतिहास जो हमें अपनी अनवरत यात्रा का आकलन करना सिखाता है, बताता है कि हमने कितना हासिल किया है और कितना हासिल करना बाकी है। भविष्य के हर सवाल का जवाब इतिहास के गर्भ में छिपा होता है। इसलिए द फोर्थ पिलर ने जब यह निश्चय किया है कि हम झारखंड के सभी सीटों का विश्लेषण करेंगे, तो हमने यह भी तय किया है कि शुरुआत हम इतिहास से करेंगे। अब तक तमाम आकलन और विश्लेषण के बीच आपको हमने रांची लोकसभा सीट का इतिहास और गिरिडीह लोकसभा सीट का वर्तमान राजनीतिक समीकरण बताया है। इसलिए आज हम आपके लिए चलते हैं एक ऐसे संसदीय सीट की तरफ जिसने इस राज्य को यानी झारखंड को पहला मुख्यमंत्री दिया, जो कभी नक्सलवादी घटनाओं के प्रभाव में रहा, जो कोयला नगरी भी है, संथाल का द्वार है और राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की न सिर्फ पवित्र भूमि है बल्कि जैन धर्मावलंबियों के लिए वो धरती किसी तीर्थ से कम नहीं है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं पहाड़ों, नदियों, दुर्लभ वनस्पतियों और विशालकाय जंगलों से घिरे संसदीय सीट गिरिडीह की, जहां से एक पूर्व टाइगर जगन्नाथ महतो की अनुपस्थिति के बाद अब एक नए टाइगर जयराम महतो का आगमन हो चुका है। जय भीम, जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानी। हम सब जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा सीट से टाइगर जयराम महतो अपने जीवन के पहले संसदीय चुनाव में डेब्यू करने जा रहे हैं। समीकरण उनके पक्ष में है या खिलाफ, यह तो आपको तय करना है। लेकिन जयराम महतो जिस गिरिडीह लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, उस लोकसभा सीट का इतिहास क्या कहता है, यह भी जानना न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके समर्थकों और आलोचकों के लिए, दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए गिरिडीह लोकसभा सीट के इतिहास में दाखिल होते हैं। देश की आजादी के बाद जब पहली बार 1952 में लोकसभा का चुनाव पूरा हुआ, तब गिरिडीह की जनता ने भी अपना प्रतिनिधि भारत की संसद में भेजा था। लेकिन तब इस लोकसभा यानी गिरिडीह लोकसभा का नाम हजारीबाग ईस्ट हुआ करता था। 1957 के चुनाव तक इसका नाम बदलकर गिरिडीह किया गया। यहां से पहली बार जीतकर दिल्ली जाने वाले सांसद थे नागेश्वर प्रसाद सिन्हा। पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अलावा दो और लोग चुनावी मैदान में थे, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के तारा किशोर प्रसाद और समाजवादी पार्टी के मिथिलेश कुमार सिंह। नागेश्वर प्रसाद सिन्हा ने 50% वोट लाकर गिरिडीह सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी। अगला चुनाव 1957 में हुआ और इस बार यहां से जीतने वाले कैंडिडेट थे छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के काजी S.A. मतीन। कांग्रेस के प्रत्याशी नागेश्वर प्रसाद सिन्हा दूसरे स्थान पर थे। हमने आपको पहले भी बताया है कि छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की स्थापना रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने की थी। संयुक्त बिहार के दक्षिणी हिस्से में यानी अब के झारखंड में यह पार्टी सक्रिय थी और बेहद प्रभावी भी थी। 1957 के 5 बरस बाद आया 1962 का आम चुनाव यानी तीसरा आम चुनाव। इस चुनाव में गिरिडीह से सांसद बने स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर बटेश्वर सिंह और दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के चपलेंदु भट्टाचार्य। यानी गिरिडीह सीट पर अब तक के 3 चुनाव में तीनों अलग अलग सांसद 3 अलग अलग पार्टियों से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। और फिर समय आया 1967 के आम चुनाव का, जब कांग्रेस ने यहां दोबारा जीत दर्ज की। प्रत्याशी थे इम्तियाज अहमद। सनद रहे कि अब तक लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, उनका देहांत हो चुका था और कांग्रेस की कमान के कामराज के हाथों में थी। 1967 के 5 बरस बाद आया 1971 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में गिरिडीह सीट पर कांग्रेस की तरफ से चपलेंदु भट्टाचार्य जीत दर्ज कर दिल्ली पहुंचते हैं। फिर आया आपातकाल यानी इमरजेंसी का भयावह दौर। पूरे देश में उथल पुथल मच गई थी, जो कांग्रेस और उसकी कद्दावर नेता
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सत्ता के शीर्ष पर थी। इमरजेंसी के बाद उनकी विदाई तय मानी जा रही थी। इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो गिरिडीह में कांग्रेस प्रत्याशी इम्तियाज अहमद की हार हो जाती है। हार ही नहीं, बुरी हार होती है। जीत दर्ज करते हैं भारतीय लोकदल के प्रत्याशी रामदास सिंह। देश में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1977 के 3 साल बाद यानी 1980 में ही देश को फिर एक लोकसभा चुनाव से होकर गुजरना पड़ा। 1980 का आम चुनाव वो आम चुनाव था जब केंद्र में फिर दोबारा इंदिरा गांधी की जोरदार वापसी होती है। कांग्रेस को रिकॉर्ड सीटें मिलती हैं। 1980 के इसी आम चुनाव में गिरिडीह से कांग्रेस की टिकट पर बिंदेश्वरी दुबे 10 प्रत्याशियों में विजयी साबित होकर संसद पहुंचते हैं। गिरिडीह सीट पर जीत हासिल करने वाले ये वही बिंदेश्वरी दुबे हैं जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। बहरहाल 1980 के इसी आम चुनाव में एक और खास बात होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में से एक विनोद बिहारी महतो ने इसी साल यानी 1980 में पहली बार गिरिडीह से संसदीय का चुनाव लड़ा था। हालांकि वे लगभग 19% वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। दूसरे स्थान पर जनता पार्टी के प्रत्याशी रामदास सिंह थे। अब चलिए 1980 के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट पर 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सरफराज अहमद की जीत होती है। विनोद बिहारी महतो इस बार दूसरे स्थान पर रहते हैं। अब तक भाजपा अस्तित्व में आ चुकी होती है। भाजपा के प्रत्याशी रामदास सिंह तीसरे स्थान पर रहते हैं। यानी पहली बार भाजपा 1984 में गिरिडीह में अपना प्रत्याशी उतारती है। इसके ठीक 5 साल बाद यानी 1989 में भाजपा प्रत्याशी रामदास सिंह को जीत मिलती है। विनोद बिहारी महतो दूसरे और कांग्रेस के सरफराज अहमद तीसरे स्थान पर चले आते हैं। अब आइए 1991 के लोकसभा चुनाव में। 1991 के लोकसभा चुनाव में पहली बार झामुमो के संस्थापक विनोद बिहारी महतो झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 48% वोट के साथ जीत दर्ज करते हैं। इस साल भाजपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली आती। लेकिन 1991 में ही विनोद बिहारी महतो की मृत्यु हो जाती है। 1996 के आम चुनाव में चली। 1996 के आम चुनाव में फिर भाजपा वापसी करती है और रविंद्र कुमार पांडे यहां से जीत दर्ज करते हैं। कहां से? गिरिडीह से। जनता दल के सबा अहमद दूसरे स्थान पर और झामुमो के राज किशोर महतो तीसरे नंबर पर चले आते हैं। 96 के बाद 98 और 99 में लगातार 3 बार रविंद्र कुमार पांडे को गिरिडीह सीट पर जीत मिलती है। लेकिन झारखंड गठन के बाद पहली बार जब 2004 में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो झामुमो के प्रत्याशी टेकलाल महतो गिरिडीह से सांसद निर्वाचित होते हैं। 2009 में यूपीए सरकार की वापसी होती है लेकिन गिरिडीह से जीत दर्ज करते हैं फिर वही भाजपा के पुराने प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे। वे 2014 में फिर से रिपीट करते हैं यानी 2014 में भी उन्हें जीत मिलती है और 5वीं बार जीत दर्ज कर वे दिल्ली पहुंचते हैं। 2019 में गिरिडीह सीट एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी के खाते में चली जाती है और वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी सीपी चौधरी जीतते हैं। वे वर्तमान में गिरिडीह से सांसद हैं और माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में वे गिरिडीह सीट पर एनडीए के प्रत्याशी होंगे। हालांकि अब तक उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है पर उनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है, चर्चाएं तो यह भी है कि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन आजसू पार्टी के सर्वे सर्वा सुदेश महतो के कहने पर उन्हें जबरन चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सीपी चौधरी चाहते थे कि वे विधानसभा का चुनाव लड़कर राज्य में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, बाबूलाल के मंत्रिमंडल में, अगर बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनते हैं तो। यानी सीपी चौधरी नहीं चाहते हैं कि संसद जाएं, ऐसा सूत्रों का कहना है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं लेकिन यह बात तय मानी जा रही है कि सीपी चौधरी ही गिरिडीह सीट पर आजसू के या यूं कहें कि एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे। बहरहाल गौर करने पर पाएंगे कि 1996 के बाद से सिर्फ एक बार गिरिडीह सीट पर झामुमो के सांसद रहे हैं। बाकी लगातार भाजपा या एनडीए का ही बोलबाला रहा है। इस बार भी एनडीए की तरफ से चंद्र प्रकाश चौधरी इकलौते कैंडिडेट होंगे, इस बात में
अब कोई शंका नहीं। गिरिडीह सीट पर किसी एक पार्टी का दबदबा कभी नहीं रहा है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को यहां से मौका मिला है, लेकिन यह बात जरूर है कि बीते 2 दशकों से भाजपा की पकड़ गिरिडीह सीट पर मजबूत हुई। 1991 से लेकर 2019 तक हुए अब तक के 17 आम चुनाव में गिरिडीह सीट पर कांग्रेस 5 बार और भाजपा 7 बार चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि गिरिडीह की जनता किसके सिर पर सेहरा बांधकर दिल्ली के लिए रवाना करती है। गिरिडीह सीट को लेकर एक और दिलचस्प बात है कि यहां से आज तक कभी कोई महिला सांसद जीत नहीं सकी। यहां तक कि झारखंड गठन के पहले तक सिर्फ एक बार 1999 में किसी महिला प्रत्याशी ने पर्चा भरा था। नाम था सुषमा देवी। तो हमने आपको बताया गिरिडीह लोकसभा सीट का पूरा इतिहास। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि सियासी कहानी में आप गिरिडीह के बाद किस संसदीय सीट पर विस्तृत वीडियो चाहते हैं। अगर आप गिरिडीह से देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को स्कूली बच्चे, खासकर युवा नेताओं और राजनीति में रुचि रखने वाले दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और उनसे कहें कि वे भी सियासी कहानी देखा करें, ताकि जो राजनीतिक इतिहास है उसको लेकर उनकी भी जानकारी विस्तृत हो पाएगी। बाकी जाते जाते एक प्यार भरा शिकायत है आप तमाम दर्शकों से। आप द फोर्थ पिलर के तमाम दर्शक खूब वीडियोस देखते हैं द फोर्थ पिलर के नए नवेले सेगमेंट सियासी कहानियां के, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपके इस झारखंडी पत्रकार का आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप वीडियो जितनी रफ्तार में देखते हैं उसी रफ्तार में आप द फोर्थ पिलर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी अन्य लोगों तक पहुंचाएं भी। बाकी जाते जाते एक जरूरी बात यह है कि गिरिडीह सीट पर इस बार जयराम महतो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अतीत की कहानियां कई बार हमें वर्तमान को जीने में सहूलियतें प्रदान करती है। क्या बताता है गिरिडीह सीट का अतीत? जयराम महतो या उनकी पार्टी के लिए इतिहास से क्या सबक उनकी पार्टी, उनकी संगठन को लेना चाहिए, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यह बात हमने आपको बताई है कि आज तक गिरिडीह से कोई महिला आज तक सांसद नहीं बन सकी। इस बार का चुनाव या फिर उनकी हार या जीत जो भी रहे, पर बहुत जरूरी है कि कम से कम गिरिडीह लोकसभा सीट पर किसी महिला को तैयार किया जाए। ये सेकंड जनरेशन लीडरशिप हो सकता है किसी पार्टी के द्वारा या फिर जयराम महतो के द्वारा भी। इसलिए तमाम समीकरणों को, इतिहास को, अतीत को देखकर जयराम महतो भी कुछ तय कर सकते हैं, बाकी अन्य पार्टियां तो तय करेंगी ही करेंगी। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर में हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।